सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। आज डे हो गया दूसरा डे, ठीक है। पहला हम लोग सॉलिड स्टेट कर चुके हैं, आज सेकेंड डे केमिस्ट्री का। फिजिक्स का भी एक डे चल गया है, रेडियो एक्टिव से हम लोग स्टार्ट किए पहला डे, ऐसे ही पूरा खत्म कर लेंगे हम लोग केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस वीडियो को पढ़ने के बाद फायदा क्या होगा? फायदा ये आपको कि आपको एक बार में सॉल्यूशन का जो थ्योरी होता है उसको पहले हम जल्दी जल्दी बोल देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव साथ साथ क्या करेंगे, बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन जब बनाएंगे तो अलग अलग टॉपिक का आपको फील देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा जाए नॉन आइडियल का टॉपिक है तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे जब इसको बनाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन का डिस्कस कर लेंगे। मतलब अलग अलग क्वेश्चन जो है ना, अलग अलग टॉपिक आपको फील देगा। समझ रहे बात? तो आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा विद इन हाफ आवर, आधा घंटा में सॉल्यूशन चैप्टर खत्म ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक। तो सॉल्यूशन चैप्टर क्या है आपका? सॉल्यूशन जो है आपका क्या करता है? सॉल्यूशन होता है आपका कैसा बनता है? लिक्विड है, सॉलिड है, राइट। सॉलिड है, लिक्विड है, इस तरह से करके क्या करते हैं हम लोग, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कितने तरीके से? सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, नोट डाउन करते हैं कॉपी पे, अलग अलग तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ये सॉल्यूशन जो है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो तरीका कितने तरह से होता है एक्सप्रेस करने का? तो आपको याद होगा, एक होता है आपका मास बाय मास, ठीक है। मास परसेंटेज बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम। फिर एक था आपका मोलारिटी, नॉर्मलिटी, याद आ रहा है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, ठीक है। पार्ट पर मिलियन, ठीक है। मिलियन मतलब 10 के पावर 6, ठीक है। बिलियन मतलब 10 के पावर 9, है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन है वो क्या आपका, इन हाउ मेनी वेज कैन वी कंसंट्रेटेड ऑफ द सॉल्यूशन बी एक्सप्रेस्ड। तो कितना तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो आपका 8 तरीका हो जाएगा, 5 तरीका तो होगा नहीं, आप अभी काउंट किए होंगे तो कितना टोटल हो जाएगा, 8, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बन गया। जैसे ही बोले आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए मास बाय मास है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, एक मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है। चौथा बात कर लेते हैं हम लोग क्या, मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता था, मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितने मोल्स डाला? मोल्स क्या होंगे, सॉल्यूट में होते थे, सॉल्यूट में, ठीक है। वेट इन ग्राम पर लीटर, सॉरी वेट इन ग्राम। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या, डिफिनेशन क्या है आपका मोलरिटी का? इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला डिफाइन भी हो गया और फॉर्मूला भी याद रखेंगे, मोल पर लीटर, ठीक है। मोलालिटी था, मोलालिटी लिट्टी टाइप, ठीक है। लिट्टी मतलब उसमें क्या था आपका कि मोल पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट, मतलब नीचे भी वेट है ऊपर भी वेट है, वेट बाय वेट काट के बात करता है। मोलालिटी में क्या है आपका, ऊपर मास है और नीचे क्या है, लीटर, मतलब लीटर कितना लीटर में कितना मास है उसमें। और मोलालिटी में क्या है, नीचे भी मास है ऊपर भी मास है, ठीक है। ये बात, ये सब देखते चलेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद हम लोग को क्वालिटी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जो करते हैं हम लोग, x से x सॉल्यूट का निकालना है अगर आपको, तो फॉर्मूला लिखते हैं क्या, n सॉल्यूट बटा n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वालिटी प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल नॉट अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल। मतलब कि ये वो कंटेनर है, उसमें हम अगर चीनी डाल रहे हैं या नमक डाल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पे पड़ता है कि आप कितना अमाउंट में डाल रहे हो। आप कि आप 2 ग्राम डाल रहे हो, अगर मान लिया जाए कि 3 ग्राम डाल रहे हो, तब फर्क पड़ेगा उस सॉल्यूशन पर, न तो ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 2 ग्राम चीनी डालो चाहे 2 ग्राम नमक डालो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेचर पे फर्क नहीं पड़ता। नेचर क्या है इसका, एक चीनी डाल रहे एक नमक डाल रहे, ठीक है, इसका नेचर अलग अलग है, इस पे फर्क नहीं पड़ता था। क्वालिटी प्रॉपर्टी था, ठीक है। क्वालिटी प्रॉपर्टी कितने थे, 4, याद आ रहा है। चौथा, 4 क्या था आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द फोर्थ नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके बाद हम लोग पढ़ते थे वेंटो फैक्टर, ठीक है। इसके पहले हम राउट लॉ भी पढ़े थे और राउट लॉ भी है टॉपिक, ठीक है। तभी क्वेश्चन जो है करते चलेंगे और क्लियर होते चलेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ये तो हो गया। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, ओके। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन, जो सॉल्वेंट है डिपेंड करेगा किस पे, आप सोचे। तो सॉल्वेंट जो है डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा भाई, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो सॉल्वेंट अगर लिक्विड में है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर भी करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम जाएगा। फिर नेचर ऑफ द सॉल्ट एंड सॉल्वेंट है वो भी डिपेंड करता है। आप अगर सॉल्वेंट जो है अलग अलग चेंज करें, देखिए यहाँ पर अभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कि नेचर पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉल्ट एंड सॉल्वेंट वो भी डिपेंड करेगा, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आगे आएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ऑप्शन विल बी क्या होने वाला है आपका, डी होने वाला है। ओके, बात आई समझ में आ रही है, ठीक है, अच्छे समझते चलेंगे, खत्म कर चलेंगे। चलिए इसमें आते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन। और बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर पता है, C6H6 होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट, ठीक है। दो गो ऊपर, दो गो नीचे, दो गो डंडा से खड़ा करते हैं, बीच में 3 पाई लगाते हैं, राइट, इंटरवल में, ठीक है। तो बोल रहा है कि बेंजीन में जो है आपका डिसॉल्व, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन डिसॉल्व नहीं होगा, राइट। कौन से डिसॉल्व नहीं होंगे, तो कैसे पता करें कि डिसॉल्व नहीं होगा। तो बेंजीन जो होता है ना, वो होता है आपका नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर में आपका डिसॉल्व होगा, पोलर पोलर डिसॉल्व होगा। बात समझ रहे हैं। जैसे नॉन पोलर पोलर किसको बोलते हैं, जैसे मान लिया जाए कि H2 है, तो H2 है जो कि आपका नॉन पोलर है। H2 क्या आपका नॉन पोलर है, क्यों, क्योंकि आप ऐसा डायग्राम बनेंगे तो कोई भी चार्ज इस पर नहीं बन रहा है। पोलर किसको बोलते हैं, जिस पे आपका चार्ज आए, जैसे HCl है आपका पोलर हो जाएगा, HCl है इस पर नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पोलर पोलर हो रहा है, पोलर बन रहा है आपका, ठीक है। तो सॉल्यूशन को डिसॉल्व होने के लिए पोलर होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है, पोलर, एक नॉन पोलर एक पोलर होना चाहिए, तब जाकर डिसॉल्व होते हैं। सॉरी, ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब पोलर है तो पोलर, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर, तब डिसॉल्व होंगे आपस में। दोस्ती जो होते हैं एक ही नेचर के साथ दोस्ती होते हैं ना, ठीक है। जैसे हम है वैसे ही दोस्ती भी होता है। जैसे आप मतलब हरामी है तो आपका दोस्त भी हरामी होता है ना। एक लड़का बहुत सा प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा मतलब ना बोलने वाला लड़का होता है, तो ऐसा उसका दोस्त भी वैसे ही मिलता है, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर तीसरा जो है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन। तो बेंजीन कैसा होता है आपका, नॉन पोलर होता है। और नेप्थलीन है, एंट्रासीन है, ये सब क्या होते हैं आपके नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। नेप्थलीन क्या होता है, दो बेंजीन से बने हुए होते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर जो है आपका इस टाइप का होता है, थोड़ा देखिए स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ये आपका है नेप्थलीन, ये है नेप्थलीन आपका, ठीक है। दो बेंजीन से बना हुआ होता है, क्लियर। ये भी क्या होता है आपका, नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डज नॉट डिसॉल्व। तो ये सब तो डिसॉल्व हो ही जाएंगे भाई साहब, क्योंकि इसमें चार्ज कहीं पर नहीं बन रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, इस पर डेविएट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें चार्ज डेविएट होते हैं। आप पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें आपका डबल बॉन्ड O आएगा, और डबल बॉन्ड O ब्रेक करेगा तो उस पे आपका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आते हैं। किसमें, इसमें C6H12O6 में, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं तो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात। ये है आपका नॉन पोलर, ये है आपका पोलर, ठीक है। इसलिए डिसॉल्व नहीं होंगे। अगर ये भी पोलर होते और ये भी पोलर होते तो दोनों डिसॉल्व होते। अगर ये नॉन पोलर होते, ये भी नॉन पोलर होते तो डिसॉल्व होते, ठीक है। डिफरेंट इसलिए डिसॉल्व नहीं होंगे आपस में, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4th है, व्हिच इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इन द सॉल्यूशन करेंगे द बिसरामाइड मास। तो ये जो क्वेश्चन अभी लास्ट में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कई बार मिटा लेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो उसको आगे करेंगे हम लोग। पांचवा देख लेते हैं, व्हिच लॉ एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन अ लिक्विड। व्हिच लॉ एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इन अ लिक्विड। अब आप बताएं गैस और लिक्विड की कहानी कहां पढ़े हैं। हेनरी लॉ जो है वो क्या बोले थे, जैसे समझ लीजिए हेनरी लॉ क्या है, आप एग्जांपल के साथ, ये मच्छर कहला रहा है, ठीक है। तो हेनरी लॉ जो है क्या था, एग्जांपल याद कर लीजिएगा। हेनरी लॉ जैसे ही माइंड में आए ना तो ठेला याद कर लीजिएगा। कौन सा ठेला, जो आप यार क्या हो रहा है, ये भी खुल जा रहा है। तो हेनरी लॉ आप जो देखे होंगे जो ऐसा लगाते हैं, कोको कोला पिए होंगे, जिसमें ऐसा घुमाता है, बच्चा लोग पीता होगा, उसमें गैस डालता है प्रेशर के साथ, राइट। तो इस लिक्विड में क्या करता है, उसमें गैस सॉल्युबल करता है। लिक्विड में क्या करता है, गैस को मिलाता है प्रेशर के साथ। मतलब प्रेशर के साथ जितना प्रेशर उतना ही उस लिक्विड में क्या होगा, उस गैस सॉल्युबल होगा। जैसे थम्स अप होता है, हम लोग पीते हैं तो उसमें गैस होता है, तब ढका आता है बाहर, राइट। एक तरह का हेनरी लॉ है, मतलब कि लिक्विड में जितना ज्यादा प्रेशर देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज, जितना ज्यादा प्रेशर देके हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा मिलते जाएगा। मतलब प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे,
ठीक है ना। प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर देंगे वैसे वैसे गैस क्या होता जाएगा, लिक्विड में मिलते जाएगा। ठीक है, तो हेनरी लॉ बेसिकली लिक्विड और गैस का कहानी है, ऐसा समझ लोगे। और थम्स अप याद रखना। ठीक है, चलो तो आ जाओ। व्हिच लॉ एक्सप्लेन द सॉलिडिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड, तो ऑप्शन हो गया क्या, बी। ठीक, बहुत अच्छा है यार। देखो चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, और यहाँ पर देखो बॉयल्स लॉ क्या है। रॉल्स लॉ तो लंबा है, बात करते हैं उसके ऊपर, लेकिन चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ क्या है। तो बॉयल्स लॉ जो है ना आपका एक प्रेशर के ऊपर डिस्कस करता है, और चार्ल्स लॉ जो है आपका टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस करता है। जैसे मान लीजिए एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है या फिर गैस है, गैस के ठीक है, गैस लेते हैं तो गैस का मान लीजिए कंटेनर बंद कर दिए और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, राइट। उसी तरह से हम लोग बॉयल्स लॉ की बात करते हैं अगर, तो बॉयल्स का क्या बोलते हैं ना कि भाई साहब एक मान लीजिए कि कंटेनर उसमें गैस है भरा हुआ, उसका प्रेशर क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कमेगा, और वही प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का। मान लिया जाए कि कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए इमेजिन करो कि बंद है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा गैस है या फिर बहुत ज्यादा कम मतलब प्रेशर देके ऊपर चापे हुए हैं, ठीक है, गैस को अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो गैस क्या होगा, उसमें फैलेगा। तो प्रेशर कम कर रहे हैं, इसका मतलब गैस खड़ा, गैस बढ़ेगा, और वही प्रेशर ज्यादा करें तो क्या होगा, वॉल्यूम कम जाएगा। ठीक है ना। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, गैस के वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर गैस क्या बोल रहे हैं, गैस का अमाउंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, क्लियर। चलो, और चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस क्या होगा, फैलेगा, राइट, और जैसे जैसे कम करेंगे तो आपका कम होता जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो बॉयल्स लॉ फॉर्मूला आपको ध्यान में आता होगा, तो P1 V1 बराबर P2 V2 पढ़ते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है आपका V1 T2 बराबर V2 T2 आता है फॉर्मूला, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये इस टाइप फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ओके। चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर, राउस लॉ जो है आपका आएगा यहाँ पर, आगे चलते हैं। छठा, चूज द करेक्ट एग्जांपल फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई साहब, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, देखो बेसिक सा बात है, दो को मान लीजिए सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं, दो को मान लीजिए कि सब्सटेंस को मिला रहे हैं, ठीक है, दो को मिला रहे, मिलाने के बाद क्या होगा, मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो है इसका जो वॉल्यूम है मान लो कि 10 ml, इसका वॉल्यूम जो है आपका 20 ml, और दोनों को मिलाए ना तो क्या हो जाए, घट जाए या फिर बढ़ जाए। समझ लो बात, मतलब दोनों को मिलाए तो 10 20 है 30 है, तो 30 ना हो, या तो घट जाए या तो बढ़ जाए। समझ लो बात, उसको ना बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर घट रहा है तो नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ गए, क्लियर बात। और आइडियल सॉल्यूशन मतलब अच्छा सॉल्यूशन, मतलब कि 10 ml भी है 20 ml भी है, दोनों को मिलाएंगे तो 30 ml ही होगा। ओके, समझ गए। तो रिएक्शन ऐसा समझ लो कि दो रिएक्शन किए और ये 10 ml था, 20 ml था, रिएक्शन किए तो 10 ml 20 ml नहीं बचा और क्या हो गया, उड़ गया, तो कमी का ना। समझ लो बात, ठीक है। या फिर नया कुछ फॉर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब एग्जाम्पल देकर आपको हम बस लिटरली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका आप एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो इसमें ट्रिक क्या है याद करने के लिए कि नॉन आइडियल जो बोले तो समझो ना कि डिफरेंट आपको लेना है सब्सटेंसेस। डिफरेंट मतलब देखने जो डिफरेंट हो। देखो इसमें ट्रिक बता रहे हैं आपको, इसमें भी ये नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, सेम लग रहा है, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। देखो इसमें भी ये नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, सेम है, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये सब आइडियल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। देखो इसमें हेक्सेन है, ये हेप्टेन है, सेम है, तो इसको भी छोड़ दो, ये भी आइडियल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। डिफरेंट कौन लग रहा है, इथेनॉल और हेक्सेन, देखो ये अलग है, ऑल है, ये अल्केन ग्रुप है, राइट। तो ये डिफरेंट है, इसको टिक मार दो। याद करने का तरीका, ओके। अच्छा बहुत परेशान कर रहा है यार, हम अच्छे मारते जा रहे हैं क्लास में। चलो देखो, तो छठा का क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी। डन समझ में आ गया बात। जो सेम देखने को लगे उसको छोड़ दो नॉन आइडियल के लिए, और जो डिफरेंट लगे नॉन आइडियल, मतलब नॉन आइडियल मतलब नॉन दिखने में अलग लगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया, ओके। याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलो। हाँ सलमा, व्हिच और भी सुन लो नॉन आइडियल के बारे में। नॉन आइडियल क्या होता है, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इट डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। अगर डिफरेंस लिखने के लिए आए आइडियल और नॉन आइडियल में तो लिखोगे नॉन आइडियल इट डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, और
डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका इंथैल्पी जो हीट होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है, और चेंज इन टेम्परेचर भी इसका जो हीट तो है वही हुआ, ठीक है। वॉल्यूम भी इसका नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो आपका स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम लिए थे और रिएक्शन करने या मिलाने के बाद भी वही वॉल्यूम नहीं आएगा, या तो कम जाएगा या तो बढ़ जाएगा, समझ गए। तो वो होते हैं नन आइडियल सोल्यूशन। 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख लेंगे नन आइडियल में, और आइडियल में क्या हो जाएगा उल्टा। आइडियल में क्या लिखोगे, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, डेल्टा V इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा H इक्वल टू जीरो, समझ गए। वॉल्यूम भी जीरो और डेल्टा इंथैल्पी भी जीरो, मतलब इसमें हीट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग आएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा आइडियल में। आइडियल मतलब अच्छा, ठीक है, अच्छा सोल्यूशन है, क्लियर बात। चलो आ जाओ, व्हिच कंडीशन होल्ड्स फॉर द आइडियल सोल्यूशन, व्हिच कंडीशन होल्ड्स फॉर द आइडियल सोल्यूशन, कौन सा कंडीशन जो ऐसा है जो आइडियल सोल्यूशन को होल्ड करते हैं, ठीक है। चल 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 देख 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 देख, तो देख चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, पहले मिल गया शायद, राइट। चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, अभी तो बताएं कि जो चेंज इन वॉल्यूम रहेगा जीरो, जीरो मतलब कि कोई चेंजिंग नहीं आएगा उसके वॉल्यूम में, फर्स्ट हो गया। बाकी से देखो चेंज इन वॉल्यूम नन जीरो, नन जीरो होता है तो नन आइडियल होगा ना, चेंज इन एंथैल्पी नन जीरो, ये तो नन आइडियल होगा ना, मतलब सी भी नहीं होगा, नन ऑफ द ये तो होगा नहीं, तो सपना ही खत्म, ठीक है। आठवां की बात करते हैं, व्हाट डज हेनरी कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो अभी आपको बताया था हेनरी किस पे डिपेंड करता है भाई साहब, तो बताओ नेचर ऑफ द गैस, गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि गैस ही तो था जो मिलाते हैं, तो नेचर ऑफ गैस पे तो डिपेंड करेगा ना, अलग अलग गैस मिलाएंगे तो अलग अलग, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रेशर देना पड़ेगा। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर सॉल्वेंट भी डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट की किस में हम मिला रहे हैं ये भी तो डिपेंड करेगा ना यार, प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा भाई साहब, क्या, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ द एबव, दैट्स इट, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नंबर था सॉल्व करने के लिए, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ द कॉमन सॉल्ट इज 500 ग्राम ऑफ वाटर, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, चलिए तो इसको हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं, मान लिया जाए आपको बोले कि 100 ग्राम 100% आपका एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि मास बाय मास है, 100% का एक सॉल्यूशन जिसमें मास बाय मास है, जिसमें से आपको हम बोले कि 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम जो है आपका मान लीजिए कि बेंजीन है, ठीक है, तो 80 ग्राम क्या होगा, पानी होगा, पानी में अगर मिला रहे हैं तो 80 ग्राम क्या होगा, पानी होगा, क्योंकि 100 ग्राम का है, क्योंकि परसेंटेज हम लोग 100 की बात करते हैं, तो 100 में से 20 कौन सा हो गया, बेंजीन हो गया, तो 80 क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। दूसरी तरह का क्वेश्चन है, देख लो, 500 ग्राम है और वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोइंग इज 50 ग्राम है, तो 100 में 500 में 50 है, 500 में क्या है 50 है, राइट। तो कितना बोल रहा है, परसेंट निकाल लिया जाए, तो 500 में 50 है तो 100 के अकॉर्डिंग निकालना है, तो 500 बटा 50 बटा 500 गुना 100 कर लेंगे, समझ रहे बात, ठीक है। 100 में, अब चलो 100 में 20 ग्राम, तो 200 में 40, 300 में 60, 400 में 80, 500 में 100, समझ रहे बात, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन दिए कि 100 ग्राम में 100% है, तो 100 में 20, तो 80 क्या था, पानी। 200 में पूछेगा तो 200 में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा क्या आपका बेंजीन, ठीक है। दूसरी तरह से यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ द कॉमन सॉल्ट इज 500 ग्राम और वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, कंसंट्रेशन जो होगा कैसे होंगे, तो 500 ग्राम, ये 500 ग्राम मतलब मास बाय मास है, मतलब 50 ग्राम बटा 500 ग्राम गुना 100 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, 50 बटा 500 गुना 100 करेंगे तो 100 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 10 मरतबे, इसका मतलब 10% हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। लल्लू सा क्वेश्चन था तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बन जाता है आपका, ठीक है। तो नॉर्मल का हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ 10 क्या है भाई, मिक्सचर दैट फॉर्म अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स क्या होते हैं, एजिट्रॉप्स क्या होते हैं कि दो लिक्विड अगर मिलाएं, मतलब कि लाइक आइडियल सॉल्यूशन जैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसा है, थोड़ा सा इसमें भी मैक्सिमम एजिट्रॉप्स होता है, मिनिमम एजिट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, एग्जांपल समझते हैं, वाटर और नाइट्रिक एसिड को जब हम लोग मिलाते हैं, दोनों लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड सॉल्यूशन पर ही काम आता है, दो लिक्विड है, दोनों को हम अगर मिलाएं, दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, इसका मान लीजिए कुछ था, ठीक है, तो दोनों को मिलाने से क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का उसका जो है अब कम गया, क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन कम जाता है, तो हीट हमको बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा और ज्यादा देना पड़ेगा, समझ गए बात, समझ लो बात, उल्टा, ठीक है। मतलब एक नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, कौन, वाटर, नेगेटिव नाइट्रिक एसिड, तो उसका मतलब कि बॉइलिंग जो पॉइंट था मान लीजिए कि पानी है, ठीक है,
और मान लीजिए पानी है उसमें कुछ हम मिला दिए तो एजोट्रॉपिक का भाग बन गया, ऐसा समझ लो एग्जांपल लेकर दोनों मिलाए तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो 100 था ना वो कम के 80 हो गया। तब हमको 100 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। समझ लो एग्जांपल से क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो दो लोग के मिलने से पढ़ने का जो स्पीड था वो कम हो गया, ठीक है, कम हो गया। तो हमको वही स्टेज पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, और हमको तेजी से बढ़ाना पड़ेगा पढ़ना का स्पीड, ठीक है। पढ़ने का स्पीड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि वाटर और नाइट्रिक एसिड को जब आपस में मिला लेते हैं तो उसका कम जाता है ऑटोमेटिक। तो हमको उस पॉइंट पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको और हीट देना पड़ेगा, मतलब बॉईल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया, एग्जांपल से आपको हम समझाएं, आपको अच्छे से बात समझ में आ गया और अच्छी बात है। एग्जांपल याद रख लेंगे, वाटर और नाइट्रिक एसिड इज अ नेगेटिव एजिट्रॉप्स, ठीक है। इसको नेगेटिव मतलब कि घट गया है, तो हमको बढ़ाने के लिए और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और देना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए इसका मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स हो जाएंगे। ओके डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट 11, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इक्वल कैसे करें हम लोग। इक्वल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जो क्वेश्चन है आपका चला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो आपको हम बताया थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल। ओके, नेचर क्या उसको डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए देखिए 0.1 इसमें भी है, 0.1 इसमें भी है, 0.1 इसमें भी है, 0.1 इसमें भी है। तो अब कैसे पहचानेंगे भाई कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब मान लिया जाए, ऐसा समझो कि एक कंटेनर जो है 1 किलो चीनी है, एक एगो में पानी और 1 किलो चीनी है। एक कंटेनर में आधा किलो चीनी है, एक कंटेनर में मान लीजिए कि 250 ग्राम चीनी है, एक कंटेनर में 100 ग्राम चीनी है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको मतलब ज्यादा होगा, ज्यादा किसको करना पड़ेगा, जो 1 किलो चीनी होगा, क्योंकि उस हैवी हो गया है। अब सोचो कि आप खुद सब्जी बनाते हो तो उसको जब गर्म करना स्टार्ट करते हो, राइट, तो ज्यादा बनाते हो, ज्यादा टाइम लगता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा चाहिए। समझ लो बात, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे कि किसका अमाउंट है ज्यादा, किसका जो ज्यादा अमाउंट में होगा, इसका मतलब उसी का बॉइलिंग पॉइंट होगा भाई साहब, क्या है कि नहीं। तो आपको हम बताया है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वो बताया जाता है कि नंबर ऑफ आयोनाइजेशन बताया जाता है कि आई का वैल्यू है कितना। जैसे एग्जांपल देते हैं, बोले आपको कि 100% आयोनाइज हो रहा है NaCl। कौन, NaCl 100% आयोनाइज हो रहा है, मतलब कि Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया Cl माइनस हो गया, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि पहले आप कंटेनर में NaCl डाले तो आपको तो लग रहा था कि NaCl एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, ओके। लेकिन थोड़ा देर बाद कंटेनर में हमको नहीं पता था कि NaCl टूटता भी है। थोड़ा देर बाद क्या हुआ आपका कि NaCl जो टूट गया और Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, तो अब उसमें 2 न हो गए, पहले एक ही मोल्स थे, अब 2 मोल्स हो गए। बात समझ रहे हो, हमने डाला उसमें तो हम तो समझ रहे थे हम तो एक ही चीज डाले हैं, अब वो टूट के हो गया 2 तो 2 हो गया। इसका मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब अमाउंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जब अमाउंट आपका बढ़ गया इसका मतलब कि अमाउंट जैसे ही बढ़ जाता है तो हमको बॉइलिंग करने में ज्यादा दिक्कत आने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अमाउंट बढ़ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फील करिएगा कि कढ़ाई है, कम सब्जी है तो तुरंत बन जाएगा, ज्यादा अमाउंट में सब्जी है तो क्या होगा, आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो चैप्टर को ठेठ भाषा में कर रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी इस चीज को खत्म कर पाए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि कौन ज्यादा है, ठीक है। सबको हम लोग समझ लेते हैं 100% डिसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए Na2SO3 है तो सोडियम 2 गो है, SO3 1 गो है, राइट। तो यहाँ पर आयोनाइड होगा, देखिए सब कहते हैं अमाउंट सेम है। आयोनाइड अगर ये होगा तो 2 और 1 3 होंगे, कितने आयन हो जाएंगे, 3 आयन होंगे, मतलब कि उसको डालने के बाद उसमें 3 आयन हो जाएंगे, ठीक है, 3 आयन हो जाएंगे, ओके। इसमें देखा जाए तो C12H2211 तो टूटता ही नहीं भाई साहब, ये नॉन आयोनाइज होता है, नॉन आयोनाइजेबल है ना, ये तो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो टोटल एक ही है, ये एक है, यहाँ पर देखो टूटने के बाद 3 हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए MgCl2 मतलब क्लोरीन 2 है, Mg 1 है, मतलब यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। और यहाँ देखा जाए तो कितना हो जाएंगे, अल्युमिनियम है NO3 है तो 3 यहाँ पर है, 3 अल्युमिनियम 1 है, NO3 की 3 है तो 3 है कितना हो जाएगा, 4। तो मतलब इसमें आयोनाइड होने के बाद 4 हो जाएगा, इसमें आयोनाइड होने के बाद 3 गो रहेगा, इसमें आयोनाइड होने के बाद 3 गो रहेगा, ये 4 3 3 और इसमें तो एक ही है। तो क्वेश्चन क्या हो रहा था, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। इक्वल बॉइलिंग पॉइंट किसके पास होगा, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है।
सब्जी जो बनाना है आपको, इसका भी अमाउंट सेम है, इसका भी अमाउंट सेम है, तो बॉईल करने में सेम लगेगा। तो ऑप्शन ए हो गया और सी भी हो गया, मतलब कि ऑप्शन ये हो गया, ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट 11 नंबर। ओके डन, क्लियर बात, ठीक है। क्यों हुआ सेम? क्योंकि इसका भी अमाउंट सेम है इसका। देखो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि Na2CO3 था कि AlNO3 था, उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल है कितने। ठीक है बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट 300 K। सबको टेंपरेचर लोग सेम दे रहे हैं, ठीक है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से सेम हम लोग करेंगे, आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो 1 में यहाँ भी 1 में यहाँ भी 1 में यहाँ भी 1 में यहाँ भी, तो C6H6 है, मतलब कि ये तो एक ही लग रहा है कि ढेर मानी है, लग रहा है कि ढेर मानी है, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। आयोनाइड होने के बाद देखेंगे कि नंबर ऑफ आयंस है कितने उसमें, आयोनाइड होने के बाद, आयोनाइड होने के बाद यहाँ देखा जाए CaCl2 है, मतलब 2 1 3, इसमें कितने हो गए 3 आयोन, मतलब कि सॉल्यूशन में डालने के बाद, जो सॉल्वेंट में डालने के बाद कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 3। यहाँ देखो सोडियम 3, PO4 1, तो 4, 3 1 4, यहाँ देखो K एगो NO3 एगो, 1 1 2 तोड़ने आता है ना, K प्लस NO3 पर माइनस, तो एक यहाँ 2 हुए, यहाँ पर 3 और 1 4 हुए, यहाँ पर देखो 2 1 3 हुए, ये तो एगो ये था, मतलब 1 3 1 4 ये हो रहा है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ज्यादा, आई ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, आई ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, आई कम बॉइलिंग पॉइंट कम, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, उसी तरह से आई ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, आई ज्यादा तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इस सब पे इफेक्ट पड़ता था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग अब आ जाते हैं क्या 13 नंबर। तो 13 नंबर की बात करते हैं, तो क्रियोस्कोपी कांस्टेंट इज, अब इसका यूनिट तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्रियोस्कोपी कांस्टेंट की बात करें अगर, तो इस कांस्टेंट का क्या है, इस क्रियोस्कोपी, वेट हम भी भूल गए, क्रियोस्कोपी एक नाम है आपका किसका, कौन सी क्वालिटी प्रॉपर्टी का है, वेट अ सेकेंड, हाँ किधर गया भाई साहब, क्रियोस्कोपी जो है आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट होता था डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू M। फॉर्मूला इसका याद होगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू M। इस KF को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रियोस्कोपी कांस्टेंट, और इसका जो यूनिट है कैसे सॉल्व है, डेल्टा TF का निकालेंगे, M जब मोलारिटी का यूनिट निकाल के सॉल्व हम लोग करेंगे, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा K kg मोल के पावर -1, K kg मोल के पावर -1। ऑप्शन सब हम लोग गलत लिए, मैं सही तो है K kg K ग्राम मोल के पावर -1, मोल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। ठीक है, इसमें K नीचे, इसमें K नीचे है, इसमें K ऊपर है, तो K kg मोल के पावर -1, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C, K kg मोल के पावर -1। ओके डन, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं कि डेल्टा KF इनटू M, मोलारिटी का KF का निकाल सकते हैं आप। ओके ठीक है, चलिए तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट के कांस्टेंट को क्या बोल लेते थे हम लोग नाम, इसका नाम लेते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट नाम लेते हैं केबी को, तो वहां पर हम लोग केबी नोट करते हैं, उसका नाम क्या लेते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। ओके वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में का है, ठीक है ना। 14 व्हिच क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब ये देखिए क्वेश्चन, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, इसको डिटरमाइन द मोलर मास। मोलर मास आपको कहां पर निकालेंगे आप बताइए, लोअर वेपर प्रेशर की बात कर रहा है ना यहाँ पर, यहाँ पर तो मोलर मास हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, ऐसे भी है आपका क्वालिटी प्रॉपर्टी है नहीं, आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटी प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है,
रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटी प्रॉपर्टी होते हैं, तो ऐसे ही कर जाएगा। लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, ठीक है ना। गलत। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि पाई इक्वल टू सी आर टी, आपको याद हो सी इज एन बटा भी, एन इज मोल। अब मोल में आप वेटिंग ग्राम हम लोग वहां से हम लोग सब निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डी तो होगा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट तो होगे नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द टेंपरेचर। टेंपरेचर पे कौन डिपेंड करेगा, तो टेंपरेचर कौन डिपेंड करेगा, मोलारिटी जो है आपका, ऊपर की मास नीचे की मास, क्योंकि ऊपर आपका मोल जो है सॉलिड वो भी मास लेते हैं, नीचे 1000 ग्राम सॉल्वेंट वो भी मास होता है। मोलारिटी जो होता है ऊपर आपका मास तो आएगा मोल सॉल्यूट, और नीचे आते हैं लीटर, तो लीटर मतलब कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, राइट। मान लीजिए कोई भी मान लीजिए लिक्विड है, उसको वॉल्यूम जो वॉल्यूम में टेम्परेचर डिपेंड करेगा ना, उसको हम लोग मान लीजिए टेम्परेचर दिए, ठीक है, तो उसका लिक्विड में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो वॉल्यूम जो है आपका जो टेम्परेचर क्या बोल रहे हैं, मोलिटी जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी तो नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि बाकी सब मास वाला है, ठीक है ना। तो मास में कोई चेंजिंग तो आएगा नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 15 हो गया 16। चूज द आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आइडियल सॉल्यूशन के बाद ये बताइए, ट्रिक बताएं। ट्रिक आपको बताए थे, ट्रिक क्या था आपका, कि देखिए ये डिफरेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड डिफरेंट है, देखो ये भी डिफरेंट है, देखो क्लोरोफॉर्म एसीटोन ये भी डिफरेंट है, सेम टाइप का आइडियल। तो सेम कौन है, इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड, ये दोनों सेम लग रहा है, ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ के बाद, ठीक है, नहीं भी याद रहे तो अगर ऐसा करो हो जाएगा। चलो 17, which one is the example of the solid solution। अब सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन है, ठीक है ना। स्टार्टिंग आप स्टडी को बुक खोलोगे आप, तो वहां पर स्टार्टिंग में ही अलग अलग तरह का सॉल्यूशन रहता है, 8-9 तरह के सॉल्यूशन बनाए हुए होता है, लिक्विड गैस, ठीक है। उसका एग्जांपल भी एक तरफ दिया हुआ होता है, गैस को कौन सा एग्जांपल लिया जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक तरह का हो गया एग्जांपल, ठीक है। फिर मान लीजिए पानी है, पानी लिक्विड और मान लीजिए लिक्विड और गैस का बोल दे, तो लिक्विड गैस का एग्जांपल हो जाएगा आपके पास वाटर और या CO2 एग्जांपल ले लेंगे। फिर और मान लीजिए कि बोल दिया सॉलिड को मिलाने के लिए, तो सॉलिड का एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है। सॉलिड और मान लीजिए कि बोल दिया कि लिक्विड और सॉलिड का बताइए, तो पानी और ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना। सॉल्यूशन बताना है आपको, तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए कि सॉलिड के बारे में बात कर रहा है, सॉलिड का सॉल्यूशन। तो यहाँ देखा जाए तो C6H12O6 से डिसॉल्व इन वाटर, तो वाटर तो लिक्विड हो गया, तो होगा नहीं। इथेनॉल जो ये भी लिक्विड होता है, वाटर ये भी लिक्विड होता है, लिक्विड नहीं होगा। कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर भी सॉलिड होता है, गोल्ड भी सॉलिड होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो सी होगा आपका सही। 17 क्वेश्चन खत्म हो गए। लास्ट जो बचा हुआ है वो आपको हम बताए नहीं है, जल्दी से उसको बता देते हैं, सॉल्व कर देते हैं आपको हम। चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन था, चौथा ना, चौथा। तो मोल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से रब कर लिया जाए। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना और फिर बर्बाद करके चले जाना, है ना। ये फूलों सा चिड़ा तेरा अच्छी सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देखेंगे तेरी मम्मी भी परेशान है। चलो देखो चौथा क्या बोल रहा है भाई साहब कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक सॉल्यूट की बात किया जाए तो एक सॉल्यूट बराबर होता है कि आपका n सॉल्यूट बटा n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो n क्या आपका मोल, ये भी क्या मोल, ये भी मोल है ना, सॉल्यूट का मोल। तो देखा जाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथेनिल ग्लाइकोल। इथेनिल ग्लाइकोल का बोलते हैं C2H4O2, ठीक है। तो इथेनिल ग्लाइकोल हो गया, इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम बाय मास। तो 20 ग्राम मास, इथेनिल ग्लाइकोल कितने हैं, तो 20 ग्राम है, और नहीं कुछ दिया हुआ मतलब क्या हो गया आपके पास, वाटर हो गया, वाटर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 18। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जाए कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 प्लस 32, हम तो 31 है ना, 36 और 4 हो जाएगा कितना, 36 4 40 20 60, राइट, ठीक है। तो यहाँ मोल्स भी पता हो गया, 18 पता हो गया। नंबर ऑफ क्या निकालने हैं आपको, उप्स क्या निकालना है यार,
व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन निकालना है। इथिलीन क्या आपका सॉल्यूट है, अगर सॉल्वेंट निकालना होता तो एक सॉल्वेंट वाला लिखते हैं, एन सॉल्वेंट बटा एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्यूट लिखते, ठीक है। चलिए तो सब तो पता हो ही गया भाई। तो ऊपर भर दो, मोल है तो मोल बराबर क्या होता है, वेट बराबर मोल का वेट। इसका वेट कितना है 20, 20 बटा कितना हो जाएगा, इसका मोल वेट कितना हो जाएगा 60 बटा इसका बताओ पानी का बताओ, पानी हो गया 18 ग्राम बटा कितना टोटल हो जाएगा 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा 20 बटा 60। चलो इसको सॉल्व करो, जो आएगा वही क्या हो गया आंसर, खत्म, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं अगला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक लेक्चर डालेंगे और आपको खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, खुश रहें और सतर्क रहें और बनाते रहें, एग्जाम में पास कर जाए, टाटा।